हाय बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है? तो मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ? आप सब भी लग रहे हो बहुत ही प्यारे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत ही फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये है आपके चैप्टर का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, बोहर साहब कौन है? बोहर साहब एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और ये वो आदमी थे, द मैन हु चैलेंज्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये वो बंदा था जिसने इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज किया। द मैन हु चैलेंज मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। इतना फेमस आदमी। अरे वाह, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज़बरदस्त आदमी होगा। हाँ, जब आप इसका एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे ना यार, आपको एकदम फील आ जाएगी। इतने कमाल साइंटिस्ट लगेंगे, आपको प्यार हो जाएगा इनसे। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल शुरू करते हैं। तो देखें, रदरफोर्ड साहब ने बोला कि जो एटम के सेंटर के अंदर है वो न्यूक्लियस पड़ा हुआ और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल गोल गोल घूम रहा। और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहेगा। अच्छा, फिर आई एक मैक्सवेल की थ्योरी। 1900 में मैक्सवेल की थ्योरी आई और मैक्सवेल साहब ने बोला कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशन। तो क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज भी है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन भी है? हाँ बिल्कुल। इसकी वेलोसिटी देखो ना, यहाँ पर ये वेलोसिटी है, यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, यहाँ पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और इसके अंदर चार्ज भी है। तो क्या ये अपने अंदर से रेडिएशन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा? हाँ निकालेगा। पुरानी थ्योरी तो यही कहती है कि अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालेगा। अच्छा, अगर प्यारे बच्चों ये एनर्जी बाहर निकालता रहेगा तो क्या होगा कि ये यहाँ से, अब इसके पास एनर्जी कम होती जुम्बट्ठा ये तो इसके अंदर लग के जाके टकरा गया और ये एटम तबाह हो जाएगा, यानी एटम शुड कोलैप्स। क्लियर है? पुरानी थ्योरी ये कहती हैं और यहीं से फेलियर होता था रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल का और जन्म होता था किसका? बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। क्लियर है? चलिए, तो मिटा देते हैं। चलें, अब 1912 की बात है। 1912 में बोहर साहब ने रदरफोर्ड साहब के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया एज अ डॉक्टरल रिसर्च। वहां पे ज्वाइन किया और 1913 में उन्हीं का मॉडल फेल करके अपना मॉडल पेश कर दिया। 1913 में। अब इन्होंने बोला कि आप पहले हम धीमे थोड़े आसान पॉइंट समझाएंगे, उसके बाद मुश्किल से मुश्किल चलते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने बहुत आसान बोला। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular orbits। बड़ी खास बात। अब आप कहोगे सर ये तो उन्होंने भी बोला था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी बोला था। इन्होंने कौन सी नई बात की? नई बात जो की अभी हम बताते हैं। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो सर्कुलर पाथ को अचीव करेगा और न्यूक्लियस के अगल बगल गोल गोल घूम रहा है। ये इनका पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट खास है। इन्होंने बोला ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। और अभी आपको इसी पॉइंट से फील होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल दैट इज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या? देखें, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल गोल गोल घूम रहा। अच्छा, इस उन्होंने बोला ये जो पहला शेल है ना, मान लीजिए इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज्यादा। पहले एग्जांपल गलत दे दिया। देखिए, इन्होंने बोला कि इस शेल की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब दूसरा जो शेल आया उसकी एनर्जी फर्ज कर लीजिए है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई होती इतनी है, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए बता दूं। और जो थर्ड वाला शेल उसकी एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इन्होंने बोला कि हर एक ऑर्बिट की एक खास एनर्जी है, एक फिक्स्ड एनर्जी है। यानी देखें, यहां पे एनर्जी कितनी है? -13.6। अगले की कितनी है? -3.4। और थर्ड वाले की कितनी है? -1.5। यानी देखें, इन्होंने बोला कि इस शेल में, इस ऑर्बिट में रहने के लिए एनर्जी -13.6 ही चाहिए। समझे बात को? देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे चेयर्स लगी हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलूँगा ये जो पहले चेयर्स पे जो बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे सिर्फ 90% वाले बच्चे बैठे हैं। उसके जो पीछे वाले हैं वहाँ पे 80% वाले बैठे हैं। उसके जो पीछे वाले हैं वो 70%। अब तो जो पहली रो में आके बैठेंगे वो सिर्फ 90% वाले। अच्छा, और जो सेकंड रो में होंगे वहाँ पे सिर्फ 80% वाले, और जो थर्ड रो में जाएंगे वो सिर्फ 70% वाले। अब वापस रहते रहिए। इन्होंने बोला कि जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा, पहले ऑर्बिट में,
है ना। पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा उसकी एनर्जी हमेशा इतनी होनी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर नहीं समझ आ रही बस समझो, इसकी -13, इसकी -4 और इसकी -2, इस तरह करके समझ लो, इस तरह करके। इन्होंने बोला अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे रहना चाहता है तो इस घर पे, इस जगह पे रहने का एक नियम है, एक ही कानून है कि एनर्जी हमेशा कितनी लेकर आओ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस घर में रहना चाहता है यहां पे, तो इस घर में रहने का एक नियम है, एक कानून है कि एनर्जी कितनी हो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस घर में रहना चाहता है तीसरे वाले घर में, तो इस घर में रहने का नियम क्या है कि एनर्जी कितनी हो, -1.5। क्लियर है। यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स। दैट इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे आप समझो, आप क्या चावलों के दाने गिन सकते हो? जैसे हम आपको चावलों की एक बोरी दे दें, आपसे बोले मैं इसमें कितने दाने हैं चावलों, तो आपको सर ये कैसी बात है, नहीं गिन सकते। तो क्वांटाइज का मतलब ये है, ये एनर्जी जितनी भी है कैलकुलेट तो हुई है, देखिए आपके सामने कैलकुलेट करके तो दी है। यानी उन्होंने बोला कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, और जो कि क्या होती है, क्वांटाइज्ड। क्लियर है। अच्छा जी। और बोहर साहब ने ना ऑर्बिट्स की जगह एक और वर्ड यूज किया, और इन्होंने ऑर्बिट की जगह वर्ड यूज किया एनर्जी लेवल। और हम ये चाहेंगे कि आइंदा से आप भी जब भी ऑर्बिट का वर्ड बोलें तो उससे प्यारा वर्ड क्या है, एनर्जी लेवल। और हम ये चाहेंगे आप इसी वर्ड्स को यूज करें, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, एनर्जी लेवल। क्लियर है, यहां तक फील हुआ? हो गया। अच्छा, अब थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाने जरूरी हैं? नहीं सर, हम नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ किताब से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं यार, पढ़ो सही, किताब से पढ़ लो। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट। रेडिएट समझते हो ना, समझते हो ना, रेडिएट यानी रिलीज, बाहर निकालना। इट डज नॉट रेडिएट और अब्जॉर्ब एनर्जी। सुनना मेरी बात को बड़े और से। इन्होंने बोला कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन, फर्ज कर लो ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इस घर में रहने का नियम यही था ना, -13.6। अगर ये बोला कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब तक इस जगह पर है, जब तक अपनी इस जगह पर है, अब ना तो ये एनर्जी बाहर निकालेगा और ना ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती थी? मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी भाई साहब कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे गोल गोल घूमता रहेगा, घूमता 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 किस में टकरा के, न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, क्योंकि ये अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालेगा। इन्होंने बोला ना 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 ना, इन्होंने बोला जब तक इलेक्ट्रॉन यहां पे घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी बाहर निकालेगा, ना ये अब्सॉर्ब करेगा। समझे? इन्होंने बोला हैशटैग नोट, नोट में लिख लेना। क्या नीचे यहां पे नजर आ रहा है? क्या नीचे यहां पे नजर आ रहा है? एक दफा चेक कर लें। हाँ, शुक्र है आ रहा है। तो हैशटैग नोट। इन्होंने बोला क्लासिकल लॉज, क्लासिकल समझ तो ना, पुराने जमाने की, क्लासिकल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन cannot be applied 100% on एटॉमिक लेवल। अरे बहुत बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। बोला जो आपके पुराने लॉज हैं उनको आपने एटॉमिक लेवल पे लगाना ही नहीं है। उन्होंने बोला जो पुराने तबले बजाने वाले, जिसमें ढोल बजाया करते थे, पुराने वाले जो लॉज हैं, उनको आपने इन लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे लगाना ही नहीं है। अगर आपने वो एटम पे वो लॉ लगाए तो सारा फिर तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, फिर तो एटम तबाही हो जाएगा। बहरहाल इन्होंने एक बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दी थी, वो तो हम अभी आपको बाद में बताते हैं। क्लियर है? मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं। चलें, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? अभी सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रॉन कभी बाहर एनर्जी निकालते ही नहीं है? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी अब्जॉर्ब भी नहीं करता? नहीं करता है, बाहर भी निकालता है। अभी हम समझाते हैं कैसे। अच्छा जी, देखते हैं। चलें, तो फोर्थ वाला पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स, या फिर रिलीज जिसको आप कहते हो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स, रेडिएट्स का मतलब क्या होता है? रिलीज, बाहर निकालना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी इट जंप्स, ये अच्छा वर्ड तो ये फॉल्स बैक, देख लेना आपकी बुक के अंदर जो भी लिखा हो। इट फॉल्स बैक फ्रॉम हायर ऑर्बिट
हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब्स यानी जज़ब करेगा एनर्जी फ्रॉम it jumps from lower orbit to higher orbit। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने बोला देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना वो एनर्जी को बाहर निकालता है। लेकिन देखें, अब ये देखें, अगर फर्ज कर लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये सेकंड एनर्जी लेवल पे है, दूसरे शेल में है, तो वहां पर एनर्जी होगी -3.4 -4 समझ लो। देखो माइनस में जितनी को वैल्यू बड़ी होती है ना तो एक्चुअल में उतनी छोटी होती है। जैसे -13 छोटा है, -3.4 बड़ा है, ठीक है। अभी देखना, अगर मैं इससे एनर्जी छीन लेता हूँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन से इसकी एनर्जी छीन ली, अब इसकी एनर्जी फर्ज कर लो इतनी होगी -13.6, तो क्या अब ये यहाँ पे रह सकता है या नहीं रह सकता? सोच के बताएं भाई, अब ये यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि इस घर में रहने का एक नियम था, एक कानून था कि यहाँ पर एनर्जी -3.4 ही चाहिए, लेकिन हमने तो इसकी एनर्जी बाहर निकाल ली है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर किधर आ जाएगा, जहाँ पर एनर्जी क्या चाहिए होगी, कम। याद रहेगा, आसानी के लिए लिख देते हैं, यहाँ पर एनर्जी चाहिए कम, यहाँ पर चाहिए ज़्यादा एनर्जी, और जो तीसरे वाला है यहाँ पर चाहिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी। ये मैट्रिक वाले बच्चों के लिए यार, अगर मैट्रिक वाले बच्चों को मुश्किल लग रहा तो उनके लिए लिखा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर फर्ज कर लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मस्त अपनी जिंदगी यहाँ पे जी रहा, -13.6 पे, यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए ना, और मैंने इसको एनर्जी दे दी, अब इसको एनर्जी मिली, इसके पास ताकत आ गई। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे रहने का तो एक कानून था कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, तो अब ये यहाँ से निकल कर किधर चला जाएगा, ऊपर वाले शेल में। क्लियर है? यानी इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में भी जा सकता है और नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में भी जा सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर निकालेगा, जब उससे एनर्जी छीन लोगे तो ये हायर से लोअर की तरफ आएगा, यानी ऊपर से नीचे दौड़ेगा। अच्छा, जब आप उसको एनर्जी दे दोगे, जब उसके पास ताकत ज्यादा आ जाएगी, तब वो किसकी तरफ दौड़ेगा, ऊपर की तरफ दौड़ेगा। क्लियर है? समझे? समझाएं? नहीं समझे? देखो, इसका मतलब ये समझो, इसका मतलब अगर ये समझ लो इलेक्ट्रॉनिक आदमी है, अगर इलेक्ट्रॉन को समीरा से गिफ्ट लेना है तो उसको सानिया से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। देखो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा सानिया के पास जाना है तो समीरा से गिफ्ट उसका वापस करना पड़ेगा। हाँ सर, बोहर एटॉमिक मॉडल तो फील हो रहा है। अभी ये पॉइंट फील हो रहा है, ये वाला पॉइंट, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे नहीं बल्कि नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में भी जा सकता है और ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में भी आ सकता है। और ये एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से, जो कि हमसे कहती थी, याद है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV, और वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको वैल्यू पता ही होगी। नहीं सर हमको तो नहीं पता है, बता दें, ये लीजिए 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल सेकंड। और V क्या है? अच्छा, V अगर फिजिक्स पढ़े हो तो वेलोसिटी है, यहां पर V का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लो, #नोट, ये एंट्री टेस्ट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी was the foundation of बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एंट्री टेस्ट वाला ना पूछता होता है कि दरअसल बोहर्स एटॉमिक मॉडल किस पे बेस कर रहा। देखिए, इसके दो जवाब हैं। कई बुक्स में ना इसका लिखा होता है रदरफोर्ड साहब, लेकिन एक्चुअल में ना इनको जो सही है ना वो दरअसल यही आंसर है कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। और हम ये चाहेंगे आप रदरफोर्ड को निशान मत लगाइएगा, इसी पे निशान लगाएं, मैक्स प्लैंक पे। तो रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल है ना वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर ही बेस कर रहा। हाँ, ये हम मानते हैं कि उन्होंने रदरफोर्ड साहब के कुछ जो रूल्स थे उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके हमारे सामने पेश किया, लेकिन इनका जो मॉडल बेस कर रहा है वो दरअसल किस पे कर रहा, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पे। क्लियर है? मिटाया जाए, ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए, अब आएगा फिफ्थ वाला पॉइंट। कितने हो गए? हाँ, 4 पॉइंट हुए, तो अब आएगा फिफ्थ वाला पॉइंट। अच्छा जी, फिफ्थ वाले पॉइंट में प्यारे बच्चों इन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की। हाय सर, ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? कई बच्चे बहक गए, सर ये तो बहुत मुश्किल है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल बनना हमारे बस की बात ही नहीं है। तो 5वें पॉइंट में इन्होंने बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है समझाते हैं अभी।
देखें जब भी ना कोई चीज़ ना लीनियर मोशन कर रही हो, लीनियर मोशन मतलब सीधा दौड़ रही है, तो उसके लिए कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो जो वेलोसिटी है वो लीनियर मोशन के लिए है। लेकिन अगर यही चीज़ गोल गोल घूमना शुरू कर दे तो अब इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। देखें जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में चलती है ना, सर्कुलर गोल गोल घूमती है सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए हम एंगुलर का वर्ड स्टार्ट में लगा देते हैं। जैसे अगर वेलोसिटी है तो वो क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है तो क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है या नहीं घूम रहा, हाँ बिल्कुल घूम रहा है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा, इसलिए हम वर्ड क्या लगाएंगे, एंगुलर का। याद रहेगा। चलो, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और P का मतलब, P का फार्मूला आपको याद है, mv। अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो कौन सा थीटा लगता होता है, साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, निकालना सिखा दूं। ये देखो ये प्रोटॉन है यानी न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल गोल गोल घूम रहा। अच्छा जी, अब यहाँ से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, वेलोसिटी। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या बनेगा, रेडियस। तो यहाँ से वेलोसिटी और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बना, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आर एम वी साइन 90, और क्या आ जाएगा, एम वी आर। तो L इज इक्वल टू एम वी आर, याद रहेगा। तो इन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है L इज इक्वल टू NH बाई 2π, यानी इन्होंने क्वांटाइजेशन कंडीशन लगा दी, L इज इक्वल टू NH बाई 2π। देखना चाहोगे, देखो N का मतलब क्या होता है, इंटीजर। N एक इंटीजर है, यहाँ पे यूँ समझो ऑर्बिट नंबर है, एनर्जी लेवल नंबर है। जैसे अगर फर्स्ट करो इसकी बात करो तो ये पहला है ना, तो इसको पहले के यहाँ पे लग जाएगा 1h बाई 2π, तो बोलेंगे हाँ सही बोला। अच्छा, अगर मैं बोलूँ सर क्या 2h बाई 2π सही है, तो बहुत साहब बोलेंगे हाँ सही बोला है ना। ये देखें सेकंड शेल। अच्छा, ये कौन सा शेल है, थर्ड शेल, तो यहाँ पे लिख दोगे 3h बाई 2π, तो बोलेंगे हाँ सही लिखा है। अगर हम उनसे बोलें सर 4h बाई 2π हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ सही बोला है। लेकिन अगर हम उनसे बोलें कि सर क्या 2.5h बाई 2π हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं, गलत बोला है। यानी इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 इस तरह चलता रहेगा। 2.5 नहीं, 1.5 नहीं, 3.5 नहीं, 4.5 नहीं, याद रहेगा। अरे समझो बात को, आप चलो फर्स्ट को लो, आप एक वॉच लेने चले गए, ये वॉच, आप वॉच लेने चले गए, आपने वॉच वाले भाई साहब को बोला भाई साहब मुझे 1.5 घड़ी दे दो, 1.5 वॉच दे दो, क्या देगा तुम्हें, डंडे मार के भगा देगा कहेगा मजाक कर। तो बोलोगे नहीं भाई हम तो आप पे क्वांटम थ्योरी अप्लाई कर रहे थे नील बोहर के एटॉमिक थ्योरी अप्लाई कर रहे थे। हमारे सर ने बोला था कि नील बोहर का जो वो एंगुलर मोमेंटम है तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है। हम तुम पे अप्लाई करके देख रहे थे, 1.5 घड़ी दे दो या 2.5 घड़ी दे दो, 3.5 घड़ी दे दो, वैसा नहीं हो सकता। क्लियर है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, फील हुआ ये वाला पॉइंट। मिटाया जाए, चलो मिटा देते हैं। और अभी जो हम लास्ट वाले पॉइंट की बात करें, एकदम बेस्ट पॉइंट है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट। यानी आप यूँ समझे कि मैं अगर बोहर साहब के फ़ैन बना था, इसी पॉइंट से बना था, मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया, बहुत पसंद आया। देखते हैं इस पॉइंट में उन्होंने बोला क्या, और तुमको भी आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। देखना, इन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी न्यूट्रॉन की बात मत करना, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को बहुत टाइम है, बहुत टाइम। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है, अभी क्या चल रहा है 1913, अभी तो बहुत टाइम है उसमें। अभी देखना, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल गोल गोल ऐसे घूम रहा। अच्छा, अभी सवाल ये है कि ये फिर गोल गोल घूम कैसे रहा, है ना, ये सवाल है ना। देखना, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास सूरज है, सूरज आपको पता है आपकी ज़मीन से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा। अब सूरज आपकी ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा। क्या हमारी ज़मीन सूरज की तरफ जाती है? नहीं। अब सूरज जितना हमारी ज़मीन को खींचता है, ज़मीन उसकी तरफ नहीं जाती, बल्कि ज़मीन उसी फोर्स को यूज़ करती है गोल गोल घूमने में। हाँ, जैसे देखो, मैं एक रस्सी पकड़ता हूँ, उस रस्सी के साथ मैंने पत्थर को बांध दिया और अब इसे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, अब मैं इसे गोल गोल घुमा रहा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने कोशिश करके ना इस पत्थर को अपने पास लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जितना मैं इस पत्थर को घुमा रहा हूँ, जितना मैं इसे अपनी अंगूठे के पास यानी उंगली के पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पत्थर उतना ही तेज़ घूम रहा है। अच्छा, जब मैं इस पत्थर को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, टेंशन की फोर्स है, यानी पत्थर मेरी इसी टेंशन की फोर्स को यूज़ कर रहा है गोल गोल घूमने में। क्लियर है, ये पॉइंट फील हुआ? हाँ, इधर देखो जरा। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और हमको पता है ना प्लस और माइनस के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या होगा? अब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसी फोर्स को यूज करेगा गोल गोल घूमने में।
और इसी फोर्स का नाम क्या हम रख देंगे बाद में FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को दायरे में हरकत करने पे मजबूर कर देती है। क्लियर है? अब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन इसी फोर्स को यूज करेगा ऐसे गोल गोल घूमने में। क्लियर है? तो 6 वाला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will provide necessary centripetal force। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, यानी जितना ज्यादा प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींचेगा ये इसके पास ना जाके बल्कि इसको गोल गोल घूमने में इस्तेमाल करेगा। क्लियर है? चलिए जी, अभी थोड़ी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। चल अभी देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि देखें FC इज इक्वल टू FE, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, mv² और r। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर, Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 क्या है? ये चार्ज है। देखें, अगर ये चार्ज है तो मैं जरा आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चार्ज है। तो अब देखें, अगर मैं काम करता हूँ जो Q1 है, Q1 को मैं चार्ज मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन का। ये चार्ज तो है लेकिन किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, -E है ना, -E चार्ज है। लेकिन मैं माइनस यहाँ पे डालूंगा नहीं, साइन नहीं डालूंगा, क्योंकि जब हम फोर्स की कहानी खेलते हैं ना तो हम उसमें साइन नहीं डालते होते। याद रखना, फोर्स की कहानी में, एनर्जी की कहानी में साइन लाजमी है। अभी तो फोर्स की कहानी चल रही ना, तो साइन नहीं डालेंगे। अच्छा, Q2 का मतलब क्या है? चार्ज। लेकिन चार्ज किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर, है ना। अच्छा, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, प्लस ZE। ये Z क्या है? ये जो Z है ना, इसका नाम होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर समझे? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखें, हाइड्रोजन के लिए ये 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ सोडियम का, तो सोडियम के पास क्या रहेगा? +11E, क्योंकि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ हीलियम तो आ जाएगा +2E। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं? 12, तो +12E। कार्बन +6E, ऑक्सीजन +8E, नाइट्रोजन +7E। यानी जितने किसी के पास प्रोटॉन है, सेम Z की जगह उसकी वैल्यू डाल देना है। क्लियर है? चलिए, तो अब नई इक्वेशन क्या बन जाएगी देखना, mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पर Q1 की जगह क्या आ जाएगा? E, और Q2 की जगह क्या आ जाएगा? ZE, और नीचे क्या आ जाएगा? r का स्क्वायर। क्लियर है? आसान लग रहा है? चलो, इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने आपको एंगुलर मोमेंटम की अभी एक इक्वेशन निकाल के दिखाई था ना, L इज इक्वल टू NH/2π। चलिए, तो L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन को कह दो इक्वेशन नंबर 2, mvr इज इक्वल टू NH/2π। क्लियर है? मिटा दूँ ना? ओके, हो गया। चलिए, तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यहाँ से यूज़ करते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए, अभी देखते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे लाइन। चलिए, अभी देखिए, मैं ना ये इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, देखना, mvr इज इक्वल टू NH/2π। अच्छा जी, तो मैं ना इक्वेशन नंबर 2 है ये मेरी है, मैं एक काम करूँगा, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है, तो ले लो। ये देखो, ये क्या बन जाएगा? m का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर, ये h का स्क्वायर, ये 2 2 4 और पाई का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 3। क्लियर है? चलो, अब आप एक काम करो, 3 और 1 को, ये 1 है, ये मेरे पास 3 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, बस खत्म होने लगा, बस खत्म होने लगा। 3 और 1 को आपस में डिवाइड कर दो। तो एक काम करोगे, लिख लोगे ना, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 विद इक्वेशन नंबर 1, लिख लोगे ना। चलो, अभी हम एक काम करते हैं, m² v² r²। आपको पता है ना डिवाइड कैसे करते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है ना, वो राइट हैंड साइड से डिवाइड होती है। तो इस वाली पूरी चीज़ को मैं डिवाइड करूंगा इससे। अभी देखते हैं, mv²/r। क्लियर है ना? ये वाली पूरी चीज़ इससे डिवाइड हो गई। अच्छा, ये वाली चीज़ लिखो थोड़ा आप, n² h² 4π², और इसको मेरे बच्चों किससे डिवाइड करोगे? इसको 1/4πε0 EZE/r का स्क्वायर। क्लियर है? चलो,
अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को बस डिवाइड किया, अब आपने इसको मल्टीप्लाई सॉरी कटिंग कर देनी, जो जो कट रहा है देखना, ये m इस m से कट गया, v स्क्वायर से कट गया, ये r 1 इस r से कट गया, और 4 से कट गया, पाई से कट गया, और कट रहा है कुछ, नहीं कट रहा। चलो मिटा दो ना, यहाँ से नोट कर लिया था, ओके। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी क्या बचा देखना, m r का स्क्वायर, हाँ ये देखो, एक r इस r से गया ना, हाँ जी। तभी क्या बचा, एक m और एक r तो गया ना, m r, और क्या बचा, नहीं यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे बचा n का स्क्वायर, h का स्क्वायर। अच्छा ये देखो, ये एप्सर नोट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सर नोट। अच्छा और ये क्या बचा, फाई, और ये क्या बचा है, e, और यहाँ पे z e, बस यही बचा। और अब आप एक काम करो, ये r n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सर नोट पाई, और ये z वैसे ही आ गया, ये e का स्क्वायर, और ये m इधर मल्टीप्लाई और था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। चलिए, और यही वो फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे और किसी भी एटम का रेडियस बाहर निकाल लेंगे। हाँ जी सही सुना, किसी भी एटम का रेडियस निकालने के लिए, यानी यहाँ से देखें, ये प्रोटॉन इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल उसके अगल बगल घूम रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला नापने के लिए ये फार्मूला 100% एक्यूरेट रहेगा कि नहीं, वो तो अभी बाद में किस्मत ही बताएगी। क्लियर है। चले, तो अब आप देखो इस फार्मूले में क्या दिया हुआ, एक तो ये देखें एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल सेकंड। एप्सर नोट क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी या स्पेस परमिटिविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 है ना। इसके अलावा ये क्या है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। जेड की वैल्यू देखें, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 1, लेकिन याद रखना ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, यही वजह है। अच्छा ई क्या है, ई होता है चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, रिमेंबर कूलम। ये किसने दिया था, मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे लिख लो मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड केमिस्ट्री विद राउफ, मिल जाएगा। नहीं भी देखना तो किताब से पढ़ लो। ये m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m कितना है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31, हाँ चिची 31 kg। क्लियर है। अब आप ये सारी वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पे पुट कर दो। देखो इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी भी गई, इसकी भी गई, इसकी भी गई, और z की भी गई। बाकी क्या रह जाएगा n स्क्वायर, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल। क्लियर है, मिटा दूं यहाँ पे, ये वाला मिटाते हैं इस बार, मिटा दूं, ओके हो गया। बस खत्म हो रहा है बस। पता है थक गए हो, मुझे भी पता है थक जाते हैं यार। चलो अभी हम एक काम करते हैं, इस सब वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। तो r की वैल्यू निकली, r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो n स्क्वायर तो अभी बचा हुआ था ना, ये वैसे ही लिख दो n का स्क्वायर, अच्छा जी, और यहाँ पर क्या देगा एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। चलो अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं पहले शेल का रेडियस बताओ, पहले शेल का, तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय n की जगह पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.529। यानी ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना निकला 0.529। अच्छा मैं आपसे बोलूँ मुझे यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का फासला कैलकुलेट करके दो, तो कैसे करोगे, कर लोगे, ये देखना r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है 2.14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कर लोगे याद, कर लोगे। अच्छा तीसरा करना हो तो r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगी यार, कैलकुलेट करके देख लेना, और अगर 4 की करनी हो तो कैलकुलेट कर लेना। अभी खास बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये हर एटम के लिए है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम के लिए है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं जो वैल्यू पुट की थी z की, वो 1 पुट की थी। देखें यहाँ पर z इज इक्वल टू 1। अगर फर्ज कर लीजिए हम आपसे हीलियम के एटम के बोलता, तो हीलियम के पास तो 2 प्रोटॉन होते हैं, तो तब आप z की वैल्यू यहाँ पर 2 लगा के कोई नई वैल्यू निकालते और फिर वहाँ पे पुट करते हैं, यानी z की वैल्यूज बार बार चेंज होती रहेंगी। है, अगर हम आपसे कार्बन बोलते तो यहाँ पर आप क्या लगाते 6 लगाते। ठीक है, z की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकल रही है, हाइड्रोजन एटम। तो क्या ये मैं आपको हर तरह के एटम का रेडियस बता रहा हूँ, नहीं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए। आसान लगा है प्यारे बच्चों, बढ़िया से समझ आया है।
चलिए आप लोग पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों और अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।